आप पैसे के बारे में हमेशा के लिए सोचते हैं। 70 के बाद बफेट की रणनीति वास्तव में उनके बारे में नहीं है, ये उस चीज को बनाने के बारे में है जिसे मैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली दौलत की मशीनें कहता हूं। जब आप अपने बेहतरीन शेयर कभी नहीं बेचते तो कुछ जादुई होता है। आप एक ऐसी स्थायी पैसा छापने की मशीन बना देते हैं जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके बच्चों, पोते पोतियों और उससे भी आगे की पीढ़ियों को फायदा पहुंचाती है। ये दौलत टैक्स, फीस या डर में लिए गए भावनात्मक फैसलों से खत्म हुए बिना पीढ़ियों तक बढ़ती रहती है। यही कारण है कि बफेट हर बाजार गिरावट, हर मंदी, सदी के हर वित्तीय संकट में शांति से बैठे रहते हैं। वो अगले साल या अगले दशक के लिए निवेश नहीं कर रहे, वो अगली सदी के लिए निवेश कर रहे हैं। HUL के साथ बफेट के दृष्टिकोण को देखिए, जिसे उन्होंने दशकों से अपने पोर्टफोलियो में रखा है। आज बर्कशायर हैथवे को अकेले उस स्टॉक से करोड़ों का डिविडेंड मिलता है, जो कि उस पूरी हिस्सेदारी को खरीदने की मूल लागत से कहीं ज्यादा है। वो स्टॉक अब सचमुच हर साल अपनी खरीद की कीमत खुद चुकाता है और डिविडेंड हर साल बढ़ता रहता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस सिद्धांत को लागू करने के लिए आपको अरबों की जरूरत नहीं है। चाहे आपके पास 5 लाख हों या 5 करोड़, गणित उसी तरह काम करता है। जिस पल आप अपनी सबसे अच्छी संपत्ति बेचना बंद कर देते हैं, आप दौलत खर्च करने वाले मोड से दौलत बनाने वाले मोड में आ जाते हैं, जो सचमुच हमेशा तक चल सकता है। मुंबई के 68 वर्षीय सुरेश जी इस बात को पूरी तरह समझ गए। 2015 में उनके पास 18 लाख रुपए के TCS के शेयर थे। उनके रिश्तेदार और पुराने ब्रोकर उन पर बेचने और FD में पैसा लगाने का दबाव डालते रहे। सुरेश जी, आपने अच्छा मुनाफा कमा लिया है, अब सुरक्षित रहने का समय है। लेकिन सुरेश जी ने उन परिवारों का अध्ययन किया था जो पीढ़ियों तक अमीर बने रहते हैं। टाटा, बिरला, अंबानी, वे अपनी संपत्ति को खाते नहीं हैं, वे उस आय पर जीते हैं जो उनकी संपत्ति पैदा करती है और मूलधन को हमेशा के लिए बढ़ने देते हैं। तो सुरेश जी ने अपने TCS के शेयर रखे। आज 8 साल बाद उस हिस्सेदारी की कीमत 48 लाख रुपए से ज्यादा है और सालाना डिविडेंड 1.10 लाख है और हर साल बढ़ रहा है। सुरेश जी अपनी पेंशन और दूसरी आय से आराम से रहते हैं, जबकि उनके TCS के शेयर उनके पोते पोतियों के लिए दौलत बना रहे हैं। तो इसका आपके लिए क्या मतलब है? अगर आप 40 से ज्यादा के हैं तो आपको आज से ही 70 के बाद वाले बफेट की तरह सोचना शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले अपने सदाबहार स्टॉक्स पहचानें, ऐसी कंपनियां जो इतनी मजबूत हैं कि वे आपके बाद भी जीवित रह सकती हैं, जैसे HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, टाइटन, TCS, HUL। ये कंपनियां दशकों से डिविडेंड बढ़ा रही हैं और उन उद्योगों पर हावी हैं जो कहीं नहीं जा रहे। ये सट्टेबाजी वाले स्टार्टअप या हॉट क्रिप्टो कॉइन नहीं है, ये उबाऊ, मुनाफे वाले जरूरी बिजनेस हैं जो तब भी पैसा कमा रहे होंगे जब आपके पोते पोते बड़े हो जाएंगे। दूसरा, ये सोचना बंद कर दें कि कब बेचना है, ये सोचना शुरू करें कि कैसे कभी बेचने की जरूरत ही ना पड़े। इसका मतलब है कि आपकी तत्काल जरूरतों के लिए पर्याप्त नकदी और सुरक्षित निवेश जैसे FD या सरकारी बॉन्ड्स हों, लेकिन अपने शेयरों को अनिश्चित काल तक बढ़ने दें। एक भारतीय वित्तीय योजनाकार अपने क्लाइंट्स को ये रणनीति बताते हैं: 2 साल का खर्च सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड्स में रखें, अगले 3 साल का पैसा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स या PPF जैसे सुरक्षित विकल्पों में, और बाकी सब कुछ सदाबहार स्टॉक्स में। इस तरह अगर बाजार 50% भी गिर जाए और 5 साल तक नीचे रहे, तो भी आपको अपनी कंपाउंडिंग मशीनों को सबसे बुरे समय पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। तीसरा, समझें कि हर बार जब आप एक महान स्टॉक बेचते हैं तो आप सिर्फ मुनाफा नहीं ले रहे होते, आप एक ऐसे पैसे के पेड़ को मार रहे होते हैं जो आपकी पीढ़ियों को खिला सकता था। ये मानसिकता का बदलाव ही सब कुछ है। आप अब एक रिटायरमेंट खाता नहीं बल्कि एक विरासत की मशीन का प्रबंधन कर रहे हैं। क्या आपने कभी कोई बेहतरीन स्टॉक बहुत जल्दी बेचने का पछतावा महसूस किया है? अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में साझा करें। आपकी सीख किसी और को वही गलती करने से बचा सकती है। लेकिन यहाँ सबसे मुश्किल हिस्सा आता है और यही कारण है कि ज्यादातर लोग इसमें असफल हो जाते हैं। आपको कभी न बेचने के मनोविज्ञान में महारत हासिल करनी होगी। जब बाजार 30%, 40%, 50% गिरेगा और ये गिरेगा, तो आपका दिमाग चीख चीख कर कहेगा बेचो,
आपके पड़ोसी घबरा रहे होंगे, मीडिया पूंजीवाद के अंत की भविष्यवाणी कर रहा होगा और बिजनेस चैनल हर तरफ लाल ग्राफिक्स और डरावनी हेडलाइंस दिखाएंगे। लेकिन आपको याद रखना होगा, आप इस संकट के लिए निवेश नहीं कर रहे, आप उस रिकवरी के लिए निवेश कर रहे हैं जो हमेशा बाद में आती है। बफेट ने 14 मंदियों, कई युद्धों, तेल संकटों, महंगाई और अनगिनत जीवन में एक बार होने वाले बाजार क्रैश को देखा है। उनका राज ये भविष्यवाणी करना नहीं है कि ये कब होंगे, बल्कि ये जानना है कि जब आपकी समय सीमा अनंत हो तो इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही भावनात्मक महारत है जो दौलतमंदों को बाकी सबसे अलग करती है। गरीब तब बेचते हैं जब शेयर सस्ते होते हैं और तब खरीदते हैं जब वे महंगे होते हैं। अमीर ठीक इसका उल्टा करते हैं। मार्च 2020 का कोरोना क्रैश याद है? बाजार कुछ ही हफ्तों में 35% गिर गया। हर कोई मान चुका था कि दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन बफेट ने क्या किया? उन्होंने और खरीदा। जब बाकी सब भाग रहे थे, तब उन्होंने अच्छी कंपनियों के और शेयर उठाए। जिन निवेशकों ने मार्च में बेचा, उन्होंने पूरी रिकवरी गंवा दी। वही बफेट की हिस्सेदारी अब क्रैश से पहले की तुलना में कहीं ज्यादा कीमत की है। सबसे गहरी अनुभूति ये है कि 70 के बाद बफेट की रणनीति सिर्फ ज्यादा पैसा बनाने के बारे में नहीं है, ये पैसे से पूरी तरह ऊपर उठने के बारे में है। जब आप जानते हैं कि आपको अपनी संपत्ति कभी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप दौलत से भी ज्यादा मूल्यवान चीज हासिल करते हैं। आप वित्तीय अमरता, फाइनेंशियल इमॉर्टैलिटी प्राप्त करते हैं। आपका पैसा एक ऐसी नदी की तरह हो जाता है जो हमेशा बहती रहती है, बिना कभी सूखे, पीढ़ियों का भरण पोषण करती है। जैसा कि हम प्रो बफेट HQ पर हमेशा सिखाते हैं, ये मानसिकता का बदलाव ही सब कुछ है। ये बाजार की गिरावट को खरीदने के मौकों के रूप में देखना सिखाता है, आपके पोर्टफोलियो को एक विरासत के रूप में देखना सिखाता है और आपको सिर्फ एक मालिक नहीं बल्कि एक संरक्षक की भूमिका में ढालता है। तो यहाँ आपके लिए मेरी चुनौती है, एक ऐसे व्यक्ति की तरह सोचना बंद करें जिसे अंततः अपने शेयर बेचने होंगे, और उस व्यक्ति की तरह सोचना शुरू करें जो कभी नहीं बेचेगा। अपने पोर्टफोलियो में अपने सदाबहार 10 शेयर बनाएं, 10 इतने मजबूत शेयर जिन्हें आप अगले 50 वर्षों तक रखने में सहज हों। याद रखें, बफेट का सबसे बड़ा रिटर्न ये जानने से नहीं आया कि कब खरीदना है, बल्कि ये जानने से आया कि कब नहीं बेचना है। सवाल ये नहीं है कि क्या आप अपने सबसे अच्छे शेयरों को कभी ना बेचने का खर्च उठा सकते हैं। असली सवाल ये है, क्या आप उन्हें बेचते रहने का खर्च उठा सकते हैं। 1 से 10 के पैमाने पर यह जानकारी आपके वित्तीय सफर के लिए कितनी मूल्यवान थी? अपना स्कोर नीचे कमेंट्स में दें, मैं हर एक को पढ़ता हूं।